हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इशिका और आज हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताई थी और ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स में, 3 टाइप्स में। पहला मोनोसैकराइड्स, दूसरा आता है ओलिगोसैकराइड्स, सेकेंड आता है हमारा ओलिगोसैकराइड्स, थर्ड आता है हमारा पॉलीसैकराइड्स। थर्ड क्या आता है? पॉलीसैकराइड्स। अब इसका मतलब समझना, पहले समझो सैकराइड वर्ड हम यहाँ यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए। सैकराइड वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए। सैकराइड हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करेंगे। अब मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, और सैकराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंपलर यूनिट्स में नहीं टूट सकते, मतलब जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, इनटू सिंपलर यूनिट्स, इनसे छोटी यूनिट्स हमें नहीं मिल सकती, वो होते हैं हमारे मोनोसैकराइड। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज, सेकेंड आता है फ्रक्टोज, और क्या आता है हमारा? राइबोज। ठीक है, ये होते हैं मोनोसैकराइड्स। अब ओलिगो का मतलब होता है 2 to 10, 2 से 10 तक। मान लो एक कंपाउंड है और उसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस करवाती हूँ तो मुझे 2 यूनिट मिलती हैं। हाइड्रोलाइसिस के बाद कितनी यूनिट मिलती हैं? 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट मिल रही हैं तो वो होगा मेरा डाईसैकराइड। हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 यूनिट मिले, 2 यूनिट्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आता है सुक्रोज। सुक्रोज किस में टूटता है हमारा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में सुक्रोज टूटता है। और एग्जाम्पल की बात करूं तो लैक्टोज, फिर आता है माल्टोज। ये सब क्या है? हमारे डाईसैकराइड, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद ये कितने प्रोडक्ट दे रहे हैं? 2 प्रोडक्ट। तो ये आ गया हमारा डाईसैकराइड। फिर आता है ट्राईसैकराइड्स। अब ट्राईसैकराइड्स कौन होते हैं? तो ट्राईसैकराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें 3 प्रोडक्ट देंगे। कितने प्रोडक्ट देंगे? 3 प्रोडक्ट, वो होंगे हमारे ट्राईसैकराइड। 4 प्रोडक्ट देंगे तो टेट्रासैकराइड। इस तरीके से चलता है। अब पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का क्या मतलब होता है? मैनी, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें कितने प्रोडक्ट मिलने चाहिए? बहुत सारे प्रोडक्ट अगर हमें मिलते हैं तो वो होता है हमारा पॉलीसैकराइड। एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो आता है हमारा स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब हैं हमारे क्या? पॉलीसैकराइड्स। ये हो गए पॉलीसैकराइड्स के एग्जाम्पल। कितनी तरह क्लासिफाई हुआ? मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड कौन होते हैं? जिनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस सिंपलर यूनिट्स में नहीं हो सकती। ओलिगोसैकराइड कौन से होते हैं? जिनमें हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 से 10 तक यूनिट मिलती हैं। 2 मिलेंगी तो डाईसैकराइड, 3 मिलेंगी तो ट्राईसैकराइड, 4 मिलेंगी तो टेट्रासैकराइड्स। ठीक है, अगर बहुत सारी यूनिट मिलती हैं तो पॉलीसैकराइड। अब एक टॉपिक आता है आगे हमारा शुगर्स एंड नॉन शुगर्स का। शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। शुगर्स कौन होंगी? जो स्वीट इन टेस्ट होंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा, वो कौन होंगे? हमारे शुगर्स। फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होगा, नॉट स्वीट इन टेस्ट, जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होगा वो नॉन शुगर्स होंगे। तो यहां पर बात करूं तो मोनोसैकराइड्स और हमारे ओलिगोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे शुगर्स में आते हैं। और इसमें बात करूं तो नॉन शुगर्स कौन होता है? हमारा पॉलीसैकराइड हमारा नॉन शुगर होता है। तो ये शुगर्स और नॉन शुगर्स में डिफरेंस याद रखना आप। फिर अब आता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अब रिड्यूसिंग कौन होंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट, क्या बोला मैंने? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो
टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को दिखाते हूँ। टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को शो करें। रिड्यूसिंग शुगर कौन होंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को शो करें, वो होंगे हमारे रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इन दोनों टेस्ट को नहीं शो करेंगे, वो होंगे हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डज नॉट शो फेलिंग्स टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट। जो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट नहीं दिखाएंगे वो होंगे हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये अंतर होता है। ठीक है, अब अगर आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम किसको डिफाइन करेंगे? मोनोसैकेराइड्स को हम पढ़ने वाले हैं। मोनोसैकेराइड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स कौन होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है। ठीक है, तो मैं ग्लूकोज की बात करती हूँ पहले। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 बताया था कल मैंने। ये बताया था कि इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऐसे ही मैंने तुम्हें फ्रक्टोज का बताया था। फ्रक्टोज में क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बताया था मैंने कल कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। तो अब हम यही आगे सीखने वाले हैं। देखो, अब ग्लूकोज में क्या होगा? अगर किसी भी मोनोसैकेराइड में इफ अ मोनोसैकेराइड कंटेन्स, अगर एक मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या बोला? अगर किसी मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके लिए लिखेंगे हम एल्डोज। क्या लिखेंगे? एल्डोज। अगर किसी भी मोनोसैकेराइड में कीटोन ग्रुप है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कीटोज। क्या लिखेंगे? कीटोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। ठीक है, अब बात करती हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम की। नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लो एक कार्बोहाइड्रेट है और उसमें 3 कार्बन एटम है। एक कार्बोहाइड्रेट है, उसमें 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम के लिए हम लिखेंगे ट्रायोज। क्या लिखेंगे? ट्रायोज। 4 कार्बन एटम है तो हम लिखेंगे टेट्रोज। क्या लिखेंगे? टेट्रोज। 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंटोज। ठीक है, अगर 6 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे हेक्सोज, और 7 है तो हेप्टोज। ये नंबर ऑफ कार्बन पर डिफाइन करेगा। अगर 3 कार्बन है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में तो उसके लिए ट्रायोज लिखेंगे। 4 कार्बन है तो टेट्रोज लिखेंगे। 5 कार्बन है तो पेंटोज लिखेंगे। 6 कार्बन है तो हेक्सोज लिखेंगे, और 7 कार्बन है तो हेप्टोज लिखेंगे। अब एक चीज समझो, मैंने तुम्हें भी बताया ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। यही होता है ग्लूकोज, C6H12O6। अब मुझे पता है इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगी? हेक्सोज। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लिखूंगी? एल्डोज। क्या लिखूंगी? एल्डोज। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? एल्डोहेक्सोज। और ग्लूकोज को मैं क्या बोल सकती हूँ? एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। सेम एज इट इज फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। कार्बन कितने हैं? 6। तो नाम क्या आ जाएगा इसका? कीटोहेक्सोज। क्या नाम आ जाएगा? कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या हो गया? कीटोहेक्सोज। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटोन है तो कीटोज, 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज। ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? अब आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें 2 मेथड हम सीखेंगे। पहला आता है हमारा फ्रॉम सुक्रोज। किससे बनाएंगे हम ग्लूकोज को? सुक्रोज से। अब सुक्रोज हमें पता है इसको क्या बोलते हैं? केन शुगर। दूसरा नाम क्या होता है सुक्रोज का? केन शुगर। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11 ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। अब इससे ग्लूकोज कैसे बनेगा? तो अगर मैं C12
H22O11 सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। क्या करवा दूं? हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। किसकी प्रेजेंस में? तो मैंने तुम्हें बताया था कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लो मैंने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया तो मुझे सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 और फ्रक्टोज क्या होता है? C6H12O6। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या करा मैंने? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट HCl और H2SO4, कोई भी हो सकता है। क्या बना? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये थी हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि ग्लूकोज की थी। अब दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च। अब स्टार्च होता क्या है वो देखिए। स्टार्च होता है C6H10O5, C6H10O5 का होल एन, इसको बोलते हैं स्टार्च। ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है। जब तुम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाओगे NH2O के साथ, कितने नंबर ऑफ H2O है? N नंबर ऑफ। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 393 केल्विन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 393 केल्विन। क्या बनता है? N नंबर ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। क्या बनता है? N नंबर ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टार्च का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए और ग्लूकोज बनता कैसे है? H2O के साथ बनता है। किस टेम्परेचर पर बनता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। और बनता क्या है? N नंबर ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहला है फ्रॉम सुक्रोज, केन शुगर भी बोलते हैं, उससे हमारा ग्लूकोज बनता है। दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन में हमने सीखा मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा मोनोसेक्राइड को डिफाइन किया, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज से और स्टार्च से कैसे कैसे बनता है। ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।